औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का ये चैनल जो शुरू किया है इसका नाम है हयातियात वाला। इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट अलक पांडे। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को शुरू किया था, उसमें हमने हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। कल हमने आपको बताया था कि हार्मोन्स के जो प्रेजेंटर है, यानी हार्मोन को पहली मर्तबा जिन्होंने प्रेजेंट किया है वो स्टिरलिंग और लेबस है। वो लेबस जरा करेक्ट कर लीजिए कि वो लेबस नहीं बल्कि बेलस है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी gland. The word pituitary is derived from pitua or fitua, fitua, which means mucus. The pituitary gland is look like mucus, therefore called as pituitary gland. The word pituitary is derived from the word pitua, which means mucus or mucin. Okay? The pituitary gland is look like mucus, therefore called as pituitary gland. It's also called as hypophysis. Hypophysis. The pituitary gland is also called as hypophysis. Weight. The weight of pituitary gland is about 0.5 gram to 0.6 gram in male. In male and female it carries. Okay, in male it's 0.5 gram to 0.6 gram, while in female it's 0.6 gram to 0.7 gram. The hormonal activity in female is little bit more than male. फीमेल में जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो मेल के बनिस्बत थोड़ी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फीमेल का मेल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसी वजह से फीमेल जो है वो जल्दी बड़ी हो जाती है, जबकि मेल जो है वो बड़े होने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। ठीक है, जबकि कलर जो है, कलर the color of pituitary is a reddish gray. Reddish gray. अगर हम इसकी साइज के बारे में बात करें तो साइज जो है, साइज इट्स अबाउट पी शेप, अबाउट पी शेप। मटर का दाना जितना होता है तकरीबन उतना ही इसका साइज है। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन ये हाइपोथैलेमस के नीचे, जबकि गर्दन में मौजूद हायोइड बोन के पीछे है। गर्दन के बोन को हम नेक बोन और हायोइड बोन कहते हैं। इसकी शेप यू होती है, जो कि यू गर्दन में फिक्स होती है, और इसके बिल्कुल पीछे जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो बिलोंग दी हाइपोथैलेमस while beyond the hyoid bone are also called as neck bone. ठीक है, तो ये नेक बोन के पीछे जबकि हाइपोथैलेमस के नीचे वाक़या है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं है।
यहाँ पर सेल्स है, यू है, यू। अब हम ये पार्ट जो है ये, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये पार्ट जो है एज अ होल पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंड हमने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को आल्सो हाइपोफाइसिस बी कहते हैं। अब ये जो है ये दिस वन is called as intermediate lobe. Intermediate lobe. Intermediate lobe. This one is called as interior lobe. Okay, while this one is called as posterior lobe. Posterior lobe. ठीक है, अब ये जो है ये है ड्यूरा मैटर। ये वाला पार्ट जो है ये वाला ये जो है सेला डायफ्राग्मिया है, ये बोन है सेला डायफ्राग्मिया। Okay, while this one, the below one, is called as sella turcica. This one is sella turcica. Here is a sac-like structure, here also present. This one is called as optic chiasma. While this one is called as mammillary body. Mammillary body. Okay, this one is called as mammillary body. These nucleus, this one is called as supraoptic nucleus. Supraoptic nucleus. While this one is called as paraventricular nucleus. ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम मजीद आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जबकि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज एडीएच। एंटी डायोटिक हार्मोन, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये जो है ऑप्टिक chiasma, it's a part of brain which have emerged optic nerve and this optic nerve help in vision. Okay, to help in vision. While this one, the mammillary body, is a part of limbic system which is also a part of brain. Okay, and it's help in
मेमोरी, ये मेमोरी को स्टोर करने में निहायत ही अहम किरदार अदा करता है। अब ये जो है ये ड्यूरामेटर जैसे हमने कहा, ये ड्यूरामेटर जो है आपने देखा होगा कि ब्रेन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। उस मेनिंजेस में से 3 लेयर होते हैं, उन लेयर में से एक लेयर ड्यूरामेटर का होता है। तो ये मेनिंजेस का एक पार्ट है ड्यूरामेटर। ओके, जबकि ये जो सेला डायफ्राग्मिया है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को साइड से प्रोटेक्ट करती है, तो ये बोन है, ठीक है। जबकि नीचे वाले जो सेला टर्सिका है ये भी एक किस्म का बोन है जो कि उसकी फ्लोर यानी उसकी नीचे वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो सेला टर्सिका फ्लोर को प्रोटेक्ट करती है, सेला डायफ्राग्मिया साइड से प्रोटेक्ट करती है, ड्यूरामेटर ऊपर से प्रोटेक्ट करती है, तो इट्स हाईली प्रोटेक्टेड। अब द इंटरमीडिएट लोब एंड द इंटीरियर लोब आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज adenohypophysis. These both are called as adenohypophysis. The interior lobe and the intermediate lobe is called as adenohypophysis, while the posterior lobe is called as neurohypophysis. न्यूरोहाइपोपाइसिस, ठीक है। अब ये इंटीरियर लोब जो है, इस लोब की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ड्यू टू दिस लोब द पिट्यूटरी ग्लैंड, ड्यू टू दिस लोब द पिट्यूटरी ग्लैंड is called as master ग्लैंड। अब इस इंटीरियर लोब की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन के जितने भी हार्मोन हैं सारे के सारे इंटीरियर लोब रिलीज करता है। इनमें से 2 है जो जस्ट शो अप करते हैं कि पोस्टीरियर से निकलता है, जबकि एक जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन वो इंटरमीडिएट लोब से निकलता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी रहते हैं सारे के सारे इंटीरियर लोब से निकलते हैं और यही ही कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इसे हम मास्टर लोब आप पिट्यूटरी कहते हैं और इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब क्यों ये इंटीरियर लोब के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है और पोस्टीरियर लोब के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है? कहा जाता है कि पोस्टीरियर लोब जो है ये इसका अपना बच्चा है। अगर हम इसे एक मिसाल के जरिए समझे तो यूं कहते हैं कि पोस्टीरियर लोब इसका अपना बच्चा है, जबकि इंटीरियर लोब जो है ये इसका सौतेला बच्चा है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ आइस की ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो मूवमेंट करती है ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट की तरफ और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच हो जाती है और बाद में वो उसका ही एक हिस्सा बन जाता है और वो हिस्सा इंटीरियर लोब होता है। चूंकि वो इसका अपना बच्चा नहीं बल्कि सौतेला बच्चा हुआ, लिहाजा ये अपने बच्चे से कम काम करवाता है और सौतेले बच्चे से ज्यादा काम लेता है। इसलिए इंटीरियर लोब ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं, जबकि पोस्टीरियर लोब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज करते हैं और ये रिलीज नहीं करते, जस्ट शो अप करवाते हैं कि ये इनसे रिलीज होता है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि वो हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से निकलता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट।
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो अब हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसिस ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? ये मिलकर एक नेटवर्क या एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं जिनको हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफैसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस से वर्ड निकला है हाइपोथैलेमस, जबकि हाइपोफाइसिस से वर्ड निकला है हाइपोफेशियल। और पोर्टल चूंकि ये इन दोनों को मिलाने का काम करता है इसलिए पोर्टल कहते हैं, और एक सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क है उसकी थ्रू काम करता है, लिहाजा इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होता है, और ये भी एक किस्म का केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से निकलने वाले पहले हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन के जानिब, GH। इसके साथ हम लिख भी देते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ कैसे कहते हैं? मैं पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आपको ग्रोथ के बारे में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आपको सैंपल वर्ड्स में बताता चलूं कि ग्रोथ जो है वो सेल्स की इंक्रीजेस से इंसान की साइज बढ़ना, इंसान कम से यहाँ मेरा मुराद ऑर्गेनिजम्स है, सेल्स की डिवीजन की वजह से साइज को इंक्रीज होना ग्रोथ है। द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ओके, तो ये हो गया ग्रोथ। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है? वो हार्मोन जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसको हम आइसो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जिन सेल से रिलीज होते हैं उनको सोमेटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, द सेल विच रिलीज द ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्ड एज सोमेटोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप्स। ठीक है, अब सोमेटोट्रोप्स किस तरह ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर यहाँ आप जरा थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़िए तो
सारी के सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस सेम ही है, बस सिर्फ यहाँ सेल्स का नाम बदलता रहता है। ठीक है, तो यह कान लगाकर सुनिएगा ताकि आने वाले वक्त में फिर मुझे डिटेल से नहीं बताना पड़े, मैं आपको सिंपल और इजी अल्फाज में बता दूंगा। अब किस तरह ये रिलीज होता है? ब्लड जो है ये सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है, तो जब ये ब्रेन से होती है तो ब्रेन उसमें ग्रोथ हार्मोन की मकदार को डिटेक्ट करती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की मकदार उसमें कम हो तो ब्रेन हाइपोथैलेमस को कहती है कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की मकदार कम है, लिहाजा हाइपोथैलेमस एक सब्सटेंस या एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या तो हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब जब ये रिलीज हो जाता है तो वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद सेल्स सोमैटोट्रॉप्स को एक्टिवेट करता है और वही सोमैटोट्रॉप्स रिलीज करता है हार्मोन नॉन एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो यू जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये तो इसका रिलीजिंग प्रोसेस हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, ब्लड पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है, जब वो ब्रेन से होता हुआ सारे जिस्म में फैलता है तो ब्रेन उसमें ग्रोथ हार्मोन की मकदार को डिटेक्ट करता है। अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की मकदार कम हो तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये आती है पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद सोमैटोट्रॉप सेल्स को एक्टिवेट करती है। सोमैटोट्रॉप सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये इसका रिलीजिंग प्रोसेस हो गया। अब इसकी हम इनहिबिटिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इनहिबिटिंग प्रोसेस भी इसी तरह है। ठीक है, ब्लड जब ब्रेन से गुजरती है तो ब्रेन उसमें मौजूद ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन को डिटेक्ट करती है, लिहाजा वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करता है और ये जब ब्रेन से होता हुआ ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद सोमैटोट्रॉप सेल्स को डीएक्टिव करता है और वो ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देता है। इस तरीकेकार से ब्रेन ब्लड में जो है ब्लड में ग्रोथ हार्मोन की मकदार को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। इसी तरह बाकी जितनी भी हार्मोन है उनकी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस यही है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ एडीएच है तो यहाँ पर आएगा एडीएच रिलीजिंग हार्मोन और एडीएच रिलीजिंग फैक्टर हो जाएगा और उसके लिए अपनी अलग ही सेल्स है उनको एक्टिवेट करेंगी और वो एडीएच रिलीज करेगा। इसी तरह सॉरी, एडीएच के बारे में ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि पहले हम एडीएच के बारे में पढ़ चुके हैं कि एडीएच पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से डायरेक्टली रिलीज होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये अप्लाई नहीं होती। और हार्मोन जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो गया उनके बारे में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इंटीरियर लोब के जितने हार्मोन हैं उनके बारे में ये एप्लीकेबल है। इंटरमीडिएट के बारे में भी एप्लीकेबल है क्योंकि वो भी एक हार्मोन है। लेकिन पोस्टीरियर तो हमने कहा वो तो उससे रिलीज ही नहीं होती, वो तो हाइपोथैलेमस खुद ही बनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम ग्रोथ हार्मोन की टारगेटेड एरियाज के बारे में बात करते हैं। टारगेट
ग्रोथ हार्मोन जो है ये स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है। ग्रोथ हार्मोन को छोड़ो, जितनी भी हार्मोन है वो ज्यादातर एक खास एरिया को टारगेट करता है। चूंकि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में निहायत ही अहम किरदार अदा करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी टारगेटेड एरिया में मसल आता होगा। ठीक है, ग्रोथ सबसे पहले मसल की होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिवर आता है। लिवर किस तरह आता है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोन ये एंडोक्राइन सिस्टम है, लिहाजा ब्लड डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ब्लड, ठीक है। और आखिरी बात, चूंकि ग्रोथ के बारे में है और ग्रोथ के लिए सेल्स की डिवीजन लाजमी है, इसीलिए सेल्स भी है, एंड सेल्स। ठीक है, तो इन चीजों को ये टारगेट करता है। अब सेल्स तो हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये ग्रोथ है, और ग्रोथ द डिवीजन ऑफ सेल्स है टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ब्लड, चूंकि एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन में ब्लड इन्वॉल्व है। मसल, जब इंसान बढ़ता है तो सबसे पहले उसके मसल्स बढ़ते हैं, इसलिए मसल्स इन्वॉल्व है। और लिवर किस तरह इन्वॉल्व है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब इसकी फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो फंक्शंस में जो है पहला तो ग्रोथ करता है, नाम से ही जाहिर है ग्रोथ। ठीक है, दूसरे नंबर पर ग्रोथ किस तरह करता है? ब्लड में ग्लूकोज और शुगर की मिकदार को बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर एंड प्रोटीन इन ब्लड। ठीक है, अब किस तरह से ब्लड में शुगर और प्रोटीन के मकदार को बढ़ाते हैं? आपको पता होगा शुगर और प्रोटीन यानी फूड है। फूड एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। अब ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है? ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन जो है इसको एक तोड़ता है। ठीक है, और वो कहाँ है? लिवर में है, तो ऑटोमेटिकली लिवर को टारगेट करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन की लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो शुगर के बारे में हुआ। अब प्रोटीन के बारे में जो है, द नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सब्सटेंस, glycogen is a carbohydrated substance. What about the protein? There is another term used for protein or other carbohydratic substances which are decomposed. It's called as glyconeolysis. If this is a specific protein, if this is a protein, then called as proteinolysis. Okay, proteinolysis. ठीक है, तो इनकी ब्रेकडाउन करते हैं और ये जो है ये ब्लड में शामिल करते हैं ताकि सेल्स तक पहुंचाई जा सके और वो बढ़ जाए, ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये इनके मेन फंक्शंस हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी डिजीज को। यहां तक समझ में आ गई? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हार्मोन की दो किस्म की रिलीज हो सकती है।
एक हाइपर कंडीशन हो सकता है, दूसरा हाइपो कंडीशन हो सकता है। हाइपर जो है वो अगर ज्यादा मकदार में रिलीज हो जाए तो भी डिजीज काज कर सकती है, और अगर कम मकदार में रिलीज हो जाए तो भी डिजीज काज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतें जो है वो खतरनाक है। एक्सिस भी खतरनाक है और कम मकदार में भी खतरनाक है। हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन। अब हाइपर सिक्रीशन भी हो सकती है, हाइपोसिक्रीशन भी हो सकती है। हाइपर मीन्स ज्यादा, सिर्फ यहां नहीं, जहां भी हाइपर का टर्म याद आ जाए उसका एक ही मतलब होता है, वो है ज्यादा। ठीक है, जबकि जहां भी हाइपो का टर्म आ जाए उसका एक ही मतलब होता है, और वो है लो, मतलब कम। ठीक है, अब हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मकदार में रिलीज हो जाए तो आप तो कहेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मकदार में रिलीज हो गई तो बेहतर है, हम मजीद ग्रो करेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब आप मजीद ग्रो करते हैं तो आपको एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं गिगांटिज्म। ठीक है, तो ज्यादा मकदार में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना भी अच्छा नहीं है, और कम मकदार में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना भी अच्छा नहीं है। लिहाजा एतदाल का जो रास्ता है वो बेहतरीन रास्ता है। ठीक है, अब हाइपर सिक्रेशन की वजह से दो डिजीज का हो सकते हैं। नंबर 1 गिगांटिज्म, नंबर 2 एक्रोमेगली। अब गिगांटिज्म क्या है और एक्रोमेगली क्या है? गिगांटिज्म जो है वो है जब इंसान का वजूद निहायत ही ज्यादा बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर उस अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाए तो इंसान का जो वजूद है वो ओवर ग्रोथ करता है, अपने मकदार से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम गिगांटिज्म कहते हैं। ये एक किस्म की डिजीज है और डिजीज खतरनाक होती है। ठीक है, तो गिगांटिज्म भी इंसान को नुकसान देता है। अब आपने देखे होंगे अपने इलाके में बाज लोग निहायत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अपनी असल से बहुत बड़े हो जाते हैं। उन कंडीशन को हम कहते हैं गिगांटिज्म। अब एक्रोमेगली क्या है? एक्रोमेगली जो है ये भी एक किस्म का ओवर ग्रोथ है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरियाज में है। वो एज अ होल बॉडी ओवर ग्रोथ करती है, जबकि एक्रोमेगली में भी ओवर ग्रोथ होती है, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट्स ओवर ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के जो ये टिप्स हैं ये ओवर ग्रोथ करता है। इंसान के फेस का जो स्किन है वो ओवर ग्रोथ करता है। इंसान की बॉडी का जो स्किन है वो ओवर ग्रोथ करता है। इंसान का फेस ओवर ग्रोथ करता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एक्रोमेगली। This acromegaly is also called as Mongol pace or Mongolism. मंगोल पेस और मंगोलिज्म। आपने अर्थुरुल ड्रामा देखा होगा। अर्थुरुल ड्रामे में आपने मंगोल्स कैरेक्टर देखे होंगे। क्योंकि वो एक ड्रामा है, टर्किश ड्रामा है, लिहाजा उन मंगोल कैरेक्टर को आपने उनका चेहरा नहीं देखा होगा, वो टर्किश कैरेक्टर है। लेकिन मंगोल कैरेक्टर एक किस्म, मंगोल जो है एक किस्म इनकी नस्ल चाइना वाली भी है। तो चाइना वालों को अगर आप देखें तो उनके जो पैस होते हैं वो उनकी वजूद से बड़े होते हैं, वजूद के मुनासिबत से उनके पैस बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनसे मुशाबहत की वजह से इसको मंगोलिज्म कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये मंगोलों में वापर मकदार में पाई जाती है जबकि दूसरे वालों में कम पाई जाती है, नहीं, बल्कि उनके फेस की मुशाबहत की वजह से इनको मंगोलिज्म का टर्म दिया गया है, एक्रोमेगली को। ठीक है, अब जब कम रिलीज होती है तो उसकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। पहला जो डिजीज होता है वो है ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म क्या है? जब इन्फेंट्स में, यानी बच्चों में, जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज ना हो तो उनकी कद छोटी रह जाती है, वो पस्त कद के रह जाते हैं, जिनको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। बाज लोगों को आपने देखा होगा उनकी कद निहायत ही छोटी होती है। ठीक है, तो उस डिजीज को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ड्वार्फिज्म आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है यहाँ एक सवाल उठता है कि आया ड्वार्फिज्म में और गिगांटिज्म में, अब ब्रेन जो है, क्या गिगांटिज्म में भी ब्रेन जितनी बॉडी पार्ट्स तेजी से मूव करती है, क्या ब्रेन भी उसी रफ्तार से मूव करती है और वो भी ज्यादा बढ़ता है? जी बिल्कुल भी नहीं। गिगांटिज्म में ब्रेन जो है वो एज के हिसाब से ही बढ़ता है, यानी उसकी ब्रेन जो है, यानी वो उतना ज़हीन नहीं होता कि अगर किसी को गिगांटिज्म है तो वो बहुत ज्यादा ज़हीन हो जाएगा, नहीं, वो ज़हीन नहीं होता। ठीक है, उसकी ब्रेन की जो एज है वो उम्र के लिहाज से ही बढ़ती है। अब ड्वार्फिज्म है तो क्या ड्वार्फिज्म में इंसान का ब्रेन नहीं बढ़ता? नहीं, ब्रेन बढ़ता है। ठीक है, अपनी एज के लिहाज से उसका ब्रेन बढ़ता है। अब एक और डिजीज है सिग्माइड डिजीज। तो द्रवा सिग्माइड डिजीज, सिग्माइड डिजीज। ठीक है, सिग्माइड डिजीज ये भी हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है। हाइपोसिक्रेशन की वजह से भी दो बीमारियां होती है, ड्वार्फिज्म एंड सिग्माइड, वाल हाइपर सिक्रेशन की वजह से भी दो बीमारियां होती है, गिगांटिज्म एंड एक्रोमेगली। अब सिग्माइड डिजीज क्या है? सिग्माइड डिजीज, आपने सिग्मा देखा होगा, सिग्मा यू होता है, यू। अगर आप देखें तो इसका जो शेप है वो अप्रोक्सी एस की टाइप है। ठीक है, तकरीबन नहीं है लेकिन एक एस टाइप है। तो वो डिजीज जिसमें आटोपेजिया बोन एंड मसल होता है, तो उसकी वजह से इंसान का अपर बॉडी जो है वो पीछे की तरफ यूं चली जाती है और जो लोअर बॉडी है वो आगे की तरफ हो जाती है और इंसान की बॉडी एक किस्म का एस शेप इख्तियार कर लेती है, जिस डिजीज को हम फिर सिग्मॉइड डिजीज कहते हैं। ये किसकी चीज की वजह से होते हैं? आटोपेजी ऑफ बोन एंड मसल। ठीक है, ऑटोफेजी अब क्या है? ये एक नया टर्म आ गया, ऑटोपेजी, अपनी ही ऑर्गन्स को खाना। ऑटो कहते हैं ऑटोमेटिक, पेजी कहते हैं खाने को। तो ऑटोमेटिक खाना मतलब ये हुआ कि अपनी ही जिस्म को खाना। ठीक है, तो ऑटोपेजी जो है वो अपनी ही जिस्म है, अपने जिस्म के बोन और अपने जिस्म के मसल्स को खाना ऑटोपेजी है। और इस ऑटोपेजी की वजह से सिग्माइड डिजीज हो सकती है, जो कि हाइपोसिक्रेशन, अपनी ही जिस्म के बोन और मसल को खाना, ये क्या है? ये है सिग्माइड डिजीज। इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे हम सिग्माइड डिजीज कहते हैं। जैसे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ऑटोपेजी क्या है, अपनी ही ऑर्गन को खाना। अब ये जो बोन है और ये मसल है, ये किसी दूसरे की बॉडी के नहीं है, ये आपके अपनी ही बॉडी के हैं और उनको ही खाते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑटोपेजी।
और ये सिग्माइड डिजीज भी हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सके। इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल के लिए कल तक का वक्फ कल तक का वक्फा चाहता हूँ। अस्सलाम।